इस वीडियो को कर लिया मतलब 15 इयर्स के सारे रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। पेजेंट जमींदार अंडर स्टेट के सारे मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस एक वीडियो में हम कवर करेंगे। उनका एकदम बोर्ड स्टाइल का आंसर लिखना मैं तुमको सिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं सीधे, बस एक बात बता के कि इस चैप्टर की फंसना पक्का है सीरीज आ चुकी है। फंसना पक्का है सीरीज कौन सी सीरीज? इसमें भी क्वेश्चन आंसर होते हैं बट चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं। मतलब एनसीईआरटी को पूरा निचोड़ निचोड़ के जितने बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम इसमें डाल देते हैं। लेकिन आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो वाले जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है हमारे विमेन इन द चैप्टर के टॉपिक से। मैं हमेशा बोलता हूं विमेन इन द चैप्टर आर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में एक एक टॉपिक है विमेन से रिलेटेड और वो बार बार आता है। तो इसका भी जो विमेन वाला टॉपिक है कई बार रिपीट हुआ है और इस बार भी आ सकता है। अब अलग अलग तरीके से आएगा। कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, आपसे बोलेंगे विमेन जो हमारी 16-17 सेंचुरी की एग्रेरियन सोसाइटी की विमेन थी उनकी कंडीशन बताओ, या फिर लिख दिया होगा कि मुगल सोसाइटी की विमेन की कंडीशन बताओ। तो घुमा फिरा के आएगा। लेकिन अब आपसे बनेगा तो क्या क्या लिखोगे उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखना मैन एंड विमेन वर्कड शोल्डर टू शोल्डर, दोनों मिलके काम करते थे। डिवाइड कर लेते थे, मैन जो है वो टिलिंग प्लाउइंग जैसे काम कर रहे हैं, तो विमेन याद रखना पड़ेगा। जो जो मार्क कर रहा हो ना उसको देखो, सोइंग वीडिंग थ्रेशिंग विनोइंग जैसे काम, ये सारी वो विमेन है जो पेजेंट्री सोसाइटी में पेजेंट सोसाइटी में काम कर रही है, खेतों में काम कर रही है। तो ये खेत वाले काम हो गए। इसके बाद अब क्यों काम करना पड़ रहा होता था उसका रीजन लिख के आना। न्यूक्लिएटेड विलेजेस थे, विलेजेस अब क्लस्टर कर रहे थे जिसमें इंडिविजुअल पेजेंट होल्डिंग्स होती थी। लोगों के पास खुद का एक छोटा सा फार्म होता था एंड उसमें पूरे हाउस होल्ड को काम करना पड़ता था। तो क्योंकि पूरा इंटायर हाउस होल्ड लगा होता था, विमेन भी उसमें वहां पे एज अ लेबर रिसोर्स लगी हुई होती थी। तो इसीलिए लिखना कि जेंडर बेस्ड जो सेपरेशन होता है कि मैन घर के बाहर विमेन घर के अंदर, ये पॉसिबल नहीं था इस सोसाइटी में। तो ये पूरे हमारे पेजेंट सोसाइटी की जो विमेन थी उनकी कंडीशन हो गई। अब स्टिल एक और चीज लिख के आना, कभी कभी सब क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कि स्टिल हमें बायसेस देखने को मिलते हैं। तो लिखना हाँ, विमेन का जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उससे एसोसिएटेड हमें बायसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हेडिंग बना सकते हो, मेंस्ट्रुएटिंग जो विमेन होती थी उनको वेस्टर्न इंडिया में पॉटर्स व्हील या फिर प्लाव को टच नहीं करने दिया जा रहा है। बंगाल का केस लिख के आना कि जो बीटल ग्रोव्स के पान के पत्तों के ग्रोव्स होते हैं उसमें एंटर करने नहीं दिया जाता था। तो ये लिख के आओगे। अब इसके बाद आर्टिजनल वर्क करने वाली विमेन। अब यहां पे अगेन एक दो एग्जांपल याद रखो। क्या? यार्न स्पिनिंग, सिफ्टिंग एंड नीडिंग ऑफ क्ले को साफ करना होता है, क्लीन करना होता है, छानने के बाद उसका काम होता है तो सिफ्टिंग उसको बोलते हैं। सिफ्टिंग नीडिंग ऑफ क्ले, पॉटरी, एम्ब्रॉयडरी, ये सारे आर्टिजनल एक्टिविटीज है जिनमें भी विमेन काम किया करती थी। एंड ये वो एक्टिविटीज है जिसपे लेबर फोर्स जो विमेन का था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था। तो बोथ आर्टिजनल एंड पेजेंट जो विमेन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी में रोल प्ले कर रही थी। सिर्फ अपने घर में नहीं, कई बार फील्ड्स में जा रही होती थी, कई बार एम्प्लॉयर्स के घर में जाके काम कर रही होती थी। तो ये हेडिंग याद रख लो, ये टर्म्स याद रख लो, बाकी अपने वर्ड्स में लिख के आ जाना। विमेन जो थी उनको एज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स देखा जाता था। अब ये लिखने के बाद एक्सप्लेन करना कि इकोनॉमी में लेबर फोर्स की जरूरत है एंड विमेन जो चाइल्ड बियरर्स है सोसाइटी की उनको एज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स देखा जाता था। लेकिन विमेन का जो मोर्टेलिटी रेट था, मतलब जो डेथ रेट था, वो बहुत ज्यादा हाई था। एक्सप्लेन करके आना क्यों? फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज के कारण, मेल न्यूट्रिशन के कारण, डेथ्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के कारण। तो ये लिख के आना और लिख देना कि इसके कारण वाइफ्स की कई बार शॉर्टेज हो जाती थी। एक सब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताओ कि कैसे हमें पेजेंट सोसाइटी में अलग प्रॉब्लम्स और अलग कस्टम्स देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू एलिट्स वगैरह। तो ये पॉइंट लिख के आना और लिखना कि इसके कारण होता क्या था, विमेन की शॉर्टेज हो जाती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि मैरिज करते समय ब्राइड प्राइस दिया जा रहा है, अब विमेन कम है ना तो मेल्स पैसे दे रहे हैं, डाउरी की जगह ब्राइड प्राइस हो रहा है। सिमिलरली रीमैरिज जो विडोज की थी उसको भी लेजिटिमेट माना जाता था। ये एकदम ऑपोजिट कस्टम्स है जो हमारी पेजेंट सोसाइटी में चल रहे थे क्योंकि शॉर्टेज ऑफ विमेन थी। अब अगला हमारा यहाँ पे सब क्वेश्चन है विमेन से रिलेटेड ही कि कैसे विमेन को कंट्रोल। मैंने ना यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन डाले हुए हैं क्योंकि ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को मैंने इस वीडियो में स्किप नहीं किया है। विमेन को कंट्रोल करने की कोशिश होती थी, विमेन को डोमिनेट करने की कोशिश होती थी, तो उसको हम समझ लेते हैं। अब हाउस होल्ड का लीडर कौन है, हेड कौन है? मेल हेड होते थे इंडिया में।
ये जो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इसमें आप कभी भी हमको मैसेज कर सकते हो। डायरेक्ट मेरे फोन में मैसेज आता है, गुरु भैया के फोन में मैसेज आता है, लेकिन कॉल मत करा करो, क्योंकि ऑब्वियसली कॉल हम उठा ही नहीं सकते, इतने कॉल आएंगे, और काम के बीच में भी कॉल आ गया तो प्लीज कॉल नहीं, लेकिन मैसेज जब चाहो तब करो, हम रिप्लाई करते हैं। अब मेन विमेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते थे। अगर विमेन इनफिडेलिटी, अगर विमेन चीट कर रही है हस्बैंड को, डिसलॉयल्टी को पकड़ा जाता है विमेन की, तो उसको बहुत हार्श पनिशमेंट्स दिए जाते थे। वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, पिटीशंस विमेन की देखने को मिलती हैं, जहां पे वो पिटीशंस कर रही है कि जस्टिस के लिए, जहां पे वो बोल रही है कि यार हमारा हस्बैंड हमको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, फिर चीट कर रहा है, ऐसी कुछ कंप्लेंट्स। तो ऐसे केस में क्या होता था, हस्बैंड के इनफिडेलिटी को उतना हार्शली पनिश नहीं किया जाता था। हालांकि ये मेक श्योर पंचायत वगैरह करा देती थी कि हस्बैंड अपने हाउस होल्ड को, गृहस्थी को प्रोवाइड करे, लेकिन पनिशमेंट हस्बैंड इनफिडेलिटी को उतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती थी। इसके बाद पिटिशनर जो विमेन होती थी, उनको ऐसे रेफर किया जाता था कि मदर ऑफ दिस, सिस्टर ऑफ दिस, वाइफ ऑफ दिस, उनका नाम जो था उसको एक्सक्लूड किया जाता था। लास्ट कुछ पॉइंट्स हमारे पंजाब के केस में हमें देखने को मिलता है कि विमेन जो थी, इवन विडोज जो थी, वो एक्टिवली इकोनॉमिक रूरल मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर रही होती थी, प्रॉपर्टी को बाय एंड सेल कर रही होती थी। हिंदू एंड मुस्लिम दोनों का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। जमींदारी को ये लोग इनहेरिट कर रहे थे, जिसको वो लोग बेचते भी थे, मॉर्गेज भी करते थे, खरीदते भी थे, एंड हेंस विमेन जमींदारी भी देखने को मिलती है। बंगाल का एक एग्जाम्पल लिख के आओगे राजशाही जमींदारी का, जिसके हेल्म में, अब हेल्म टर्म भूल जाओ तो जिसके हेड में लिख देना, जिसकी पावर में लिख देना, एक विमेन थी, विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट 18th सेंचुरी की जमींदारी। लेकिन अगर हेल्म टर्म याद रहता है तो हेल्म लिख के आना कि राजशाही जमींदारी के हेल्म में एक विमेन थी। चलो भाई, सबसे बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब कंपैरेटिवली छोटे छोटे टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं आईने अकबरी वाला। आईने अकबरी बार बार आता है। आईने अकबरी के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे ही आपको देखे आईने अकबरी, अगर वो पूछता है कि आईने अकबरी को एक्सप्लेन करो, इसकी सिग्निफिकेंस को बताओ, इसके लिमिटेशंस थे लेकिन इसके फायदे भी थे, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है तो हर एक चीज को हम देखेंगे। ये भी एक कंपैरेटिवली बड़ा ही टॉपिक है, हर एक चीज को हम क्योंकि इसमें भी कवर करने वाले हैं। आईने अकबरी, सबसे पहले लिख लेना कि आईने अकबरी वाज अ कल्मिनेशन ऑफ अ बिगर प्रोजेक्ट। अकबरनामा बनाया जा रहा था, अकबरनामा के 3 पार्ट थे, तीसरा जो था वो था हमारा आईन ए अकबरी। तो आईन ए अकबरी जो था वो हमारे अकबरनामा का पार्ट था। अकबर एम्परर के ऑर्डर्स में इसको बनाना चालू किया गया था। 1598 में इसको खत्म किया। 1598 42nd रीगनल ईयर, रीगनल ईयर मतलब अकबर का 42nd रूलिंग ईयर था, जिसमें ये कंप्लीट हुआ था। इसके 5 बार रिविजन्स किए गए थे। इसको किसने बनाया था? इसको अबुल फजल भाई ने बनाया था। इस पूरे पैराग्राफ को थोड़ा सा सुन सकते हो और अपने वर्ड्स में लिख के आना कि आईन अकबरी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। हमें मुगल कोर्ट के, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके आर्मी के, उसके सोर्स ऑफ रेवेन्यू के, अकबर के प्रोविंसेस का लेआउट के बारे में डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। लिटरल, कल्चरल, रिलीजियस डिटेल्स देखने को मिलती है लोगों की, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की डिटेल्स, सूबास की पूरी डिटेल्स और बहुत सारी क्वांटिटेटिव डिटेल्स देखने को मिलती है। ये पूरा आप अपने वर्ड्स में लिख के आ सकते हो, एज इट इज लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे द ट्विन ब्रोस के जो प्रीमियम नोट्स हैं उनके थ्रू इस पूरे टॉपिक को करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि भूलोगे इस टॉपिक को। क्या है इस टॉपिक में? हमारे आईन अकबरी के कितने बुक? 5 बुक। हर एक बुक को हम, जो बुक्स है उसको क्या बुलाते हैं? दफ्तर बुलाते हैं। तो जो पहला दफ्तर है उसका नाम है मंजिल आबादी। मंजिल आबादी में क्या है? इंपीरियल हाउस होल्ड और उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो है। सेकंड बुक है सिपाहा आबादी। सिपाहा आबादी में मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं। हमें सर्वेंट्स के पोस्ट के बारे में पता चलता है, जो हमारे मनसबदार है, इंपीरियल ऑफिसर्स, उनके हमें स्केचेस देखने को मिलते हैं, नोटिस देखने को मिलते हैं। थर्ड बुक है हमारी जिसमें हमें फिस्कल डिटेल्स देखने को मिलती है, ये है मुल्क आबादी। तो एम्पायर के, उसके प्रोविंसेस के जो फिस्कल, जो इकोनॉमिक क्वांटिटेटिव डेटा है वो इसमें देखने को मिलता है। 12 इंपॉर्टेंट प्रोविंस के हमें पूरे डिटेल्स देखने को मिलते हैं, ज्योग्राफिक, टोपोग्राफिक और इकोनॉमिक प्रोफाइल्स देखने को मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। वैसे इस प्रीमियम नोट को thetwinbros.in से ले सकते हो, लेकिन आप स्क्रीनशॉट मत लेना, आप सिर्फ पढ़ाई करना। स्क्रीनशॉट लेके शेयर करना अलाउड नहीं है, मैं इलीगल काम करके लेके आ जाता हूँ, क्योंकि अपने ही घर
की खेती है, बट आप नहीं करना, आप ले सकते हो। फोर्थ जो फिफ्थ बुक है हमारी, उसमें हमें रिलीजियस, लिटरेरी और कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल के बारे में डिटेल देखने को मिलती है एंड अकबर की ऑस्पिशियस सेइंग्स देखने को मिलती है। मुझे पता है थोड़ा सा ज्यादा रट्टा मारने वाला टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल, 5 बार रिवीजन, ये तो हमने देख लिया। इसका मतलब ये भी था कि आईन अकबरी को बार बार अबुल फजल भाई ने क्रॉस चेक करवाया, वेरीफाई कराया, टेस्टिमनीज ली लोगों की और उसको भी वेरीफाई करा रहे होते थे। न्यूमेरिक डेटा जितना भी था उसको वर्ड्स में लिखा जाता था, ताकि जो ट्रांसक्रिप्शनल एरर्स हो सकते हैं, जो लिखने के एरर्स हो सकते हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए। तो ये भी लिख के आना, लेकिन ये भी याद रखो कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। सबसे पहले हमें कुछ टोटलिंग एरर्स देखने को मिलते हैं, तो इसको तो बोल दिया जाता है कि जो असिस्टेंट वगैरह थे उन्होंने अरिथमेटिक एरर्स कर दिए, इसलिए ये हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इवन तो थोड़े बहुत टोटलिंग एरर्स हैं, इट्स फाइन। इसको हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी क्वांटिटेटिव डिटेल जो है वो खराब है, नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस अभी भी है। हमारी दूसरी प्रॉब्लम है कि जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो स्क्यूड नेचर का है। मतलब कुछ जगहों से, जैसे कि आगरा से तो बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट बाकी जगहों का क्या? आपने एक जगह की अगर वेजेस सैलरीज बता दी तो उससे हमें सारी जगहों की तो नहीं पता चलेगी। तो ये जो स्क्यूड नेचर है वो एक प्रॉब्लम है, जो डेटा कलेक्शन है वो अनइवन है। अगला टॉपिक हमारा फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में। बहुत सारे लोग इसको अच्छे से नहीं पढ़ते, लेकिन आए हैं इससे कई बार क्वेश्चन। तो जिस टॉपिक से आए हैं क्वेश्चन उसको हमें देखना होगा। क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में सिर्फ पेजेंट्री नहीं थे, सिर्फ सेडेंटरी एग्रीकल्चर करने वाले लोग नहीं थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी थे, उनके बारे में बताओ। या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन बोलेगा कि कुछ लोगों को जंगली बोला जाता था मुगल सोर्सेस में, वो कौन लोग थे उनको समझाओ। तो जब जंगलियों की बात होगी तो आप लिख के आओगे। वैसे याद रखना, यहाँ पे जंगली टर्म नेगेटिव टर्म नहीं है। जंगली मतलब जो जंगल में रह रहे हैं, जंगल से लाइवलीहुड कर रहे हैं। सबसे पहले तो लिख के आना कि भाई इंडिया में सिर्फ सेडेंटरी एग्रीकल्चर नहीं है, हमारे यहाँ फॉरेस्ट भी है, डेंस फॉरेस्ट भी है, स्क्रब लैंड भी है। हमारे थ्रू आउट ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, झारखंड, पेनिनसुलर इंडिया, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेटू, इन सारे रीजन में हमें फॉरेस्टेड रीजन, स्क्रब लैंड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। लिखना कि अराउंड 40% नंबर याद रख सकते हो, लिख के आ सकते हो कि एग्जैक्ट नंबर नहीं, उस टाइम पे सब कुछ कैलकुलेट नहीं हुआ था, लेकिन अराउंड 40% फॉरेस्ट कवर्ड था। जंगली मतलब लैक ऑफ सिविलाइजेशन नहीं होता, जंगली मतलब होता है द टर्म वाज इम्प्लाइड अप्लाइड फॉर द पीपल, जो लोग फॉरेस्ट में अपनी लाइफस्टाइल कर रहे थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो हंटिंग, गैदरिंग और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे सब्सिस्टेंस कर रहे थे। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है जो पूछेगा कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जो लाइफ है इट डिमांड्स मूवमेंट, तो लिख के आना कि सीजनल एक्टिविटी होती है। एग्जाम्पल लिखना भील्स का। भील्स कौन है? ये एक हमारा ट्राइबल ग्रुप है जो क्या करते थे, स्प्रिंग के टाइम पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते थे, समर के टाइम पे फिशिंग करते थे, मॉनसून के टाइम पे कल्टीवेशन करते थे, ऑटम एंड विंटर के टाइम पे हंटिंग करते थे। तो ऐसा जो पैटर्न है इट वॉन्ट्स यू टू बी मोबाइल। तो इसलिए एग्जाम्पल लिखना भील्स का कि ये लोग बहुत ज्यादा मोबाइल थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्वेश्चन अगर पूछता है स्टेट फॉरेस्ट को कैसे देखता था, तो लिख के आना स्टेट जो था वो फॉरेस्ट को ऐसे देखता था कि बहुत सबवर्सिव प्लेस है, जो सारे ट्रबल मेकर्स हैं वो फॉरेस्ट में जाके छुप जाते हैं एंड दे पे नो टैक्सेस। बाबा ने यही लिखा था कि एक ऐसी जगह है जहां पे परगना के सारे रेबिलियस लोग घुस के छुप जाते हैं एंड पे नो टैक्सेस। अब विमेन वाले टॉपिक के, जैसे पंचायत के मैंने सारे क्वेश्चन तो नहीं डाले, लेकिन पंचायत में कुछ पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं, जिसमें हम पंचायत के, विलेज पंचायत के स्ट्रक्चर के, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि रूरल सोसाइटी की विलेज पंचायत का डिस्क्रिप्शन दो, तो उसकी डिटेल्स आपको अब समझ में आ जाएंगी। विलेज पंचायत, वैसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। डिटेल देखते हैं। विलेज पंचायत जो है असेंबली ऑफ एल्डर्स है, लिख के आ जाना। असेंबली ऑफ एल्डर्स जो होते थे, जो डिसीजंस लेते थे, दे वर बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स, वो उनको फॉलो करने होते थे। विलेज की कम्युनिटी में कल्टीवेटर्स है, पंचायत है और विलेज हेडमैन है। विलेज हेडमैन जो है उसके लिए टर्म्स है मुकद्दम और मंडल। अब हम बात कर रहे हैं हमारी विलेज पंचायत की, तो ये क्या है? बुड्ढों की असेंबली है। इसमें हमें मिक्स्ड कास्ट विलेजेस में पंचायत में सारे अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, लेकिन लिख के आना कि जो लोएस्ट रंग ऑफ सोसाइटी के लोग थे उनको इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता होगा। अब ये टर्म क्लियर है। अगला टर्म है ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब होता है कि एक
कोई हेड नहीं है, मल्टीपल लोग हैं जो मिलकर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो जैसे हमने बात करी वैसा यहाँ पे होता था। तो ओलिगार्की टर्म याद रख लो, बाकी अपने मन से, मतलब मन से नहीं, जो मैंने समझाया है वो लिख के आ जाना। डिसीजंस बाइंडिंग होते थे, याद रखना, बाइंडिंग प्रॉमिस, तो सबको मानने होते थे। पंचायत का हेड कौन होता था? अब आया है, पंचायत का हेड होता था हेडमैन, मुकद्दम या फिर मंडल। क्वेश्चन आएगा कि मंडल के बारे में, तो ये लिख के आना। अगला पॉइंट लिख के आना कि जो मंडल था उसको कलेक्टिव अग्रीमेंट से, कंसेंसस से बनाया जाता था। सारे लोगों ने बोला, मतलब जो असेंबली के एल्डर्स हैं कि भाई इसको बनाना चाहिए, तो उसको बना दिया जाता था। एंड जो सोसाइटी का जमींदार होता था उससे अप्रूवल लिया जाता था कि भाई हमने ये डिसाइड किया, आप भी अप्रूव कर दो तो बना ही देंगे। ठीक है। हेडमैन का काम क्या है? हेडमैन का काम है विलेज के जो अकाउंट्स हैं उनको सुपरवाइज करना, उनके प्रिपरेशन को, और उसको सुपरवाइज करने के लिए इनके पास पटवारी या फिर विलेज का जो अकाउंटेंट है वो इसकी हेल्प करता था। याद रखना, विलेज हेडमैन तब तक पावर में होते थे जब तक उसको कंसेंसस का सपोर्ट मिल रहा है, जब तक उसको विलेज के एल्डर्स का सपोर्ट मिल रहा है। अब अगर क्वेश्चन आएगा कि कैसे पंचायत अपना रोल प्ले करती थी, क्या फंक्शंस परफॉर्म करती थी, क्या क्या एक्टिविटीज करती थी, तो क्या लिख के आओगे? ईस्टर्न इंडिया का एग्जांपल लिख के आना। जो शादियां होती थी वो मंडल के सामने होती थी और वो मेक श्योर करता था कि कोई रूल्स ब्रेक ना हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे एंड कमेंट करने दे भैया शादी वैन, क्योंकि देव भैया की शादी में एज अ हिस्ट्री टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे नियम कानून तोड़ूंगा मैं। एक ही शादी में गोत्र का नियम भी तोड़ दूंगा, ये जाति पाति वाला नियम भी तोड़ दूंगा, मतलब एक ही में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मतलब एक ही करने का इरादा है, बट हाँ उसी में सारे तोड़ दो। चलो भाई पढ़ाई आगे करते हैं। अब विलेज हेडमैन का एक काम ये था कि आपको मेक श्योर करना है कि सारे जो विलेज के मेंबर्स हैं वो कोई भी कास्ट नॉर्म्स को वायलेट ना करें, जो कास्ट रूल्स है उनको इम्पोज करना। अगर कोई रूल्स ब्रेक करता है तो आप क्या करोगे? आप उन पे फाइन लगा सकते हो या फिर इवन हार्श पनिशमेंट जैसे कि सोसाइटी से एक्सपल्शन दे सकते हो। एक्सपल्शन जैसी पनिशमेंट छोटे अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यूजुअली दी जाती थी ताकि लोगों को डर बना रहे कि भैया कुछ गलत काम नहीं करना है। गलत इनके अकॉर्डिंग, मतलब जरूरी नहीं है कि वो गलत ही हो। अगर किसी ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, लव मैरिज कर दी, उसके लिए भी पनिशमेंट दे देंगे ये लोग तो, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो गलत होता था उसको पनिश किया जाता था। अगर आपको एक्सपल्शन दिया हुआ है तो आप अपना जो ऑक्यूपेशन है आप वो नहीं कर सकते जब तक आपका एक्सपल्शन सोसाइटी से चल रहा है। तो कास्ट नॉर्म्स को कोई ब्रेक ना करे उसके लिए ऐसे पनिशमेंट्स दिए जाते थे। अब जाति पंचायत का एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से है कि जाति पंचायत क्या है और इनका रोल क्या है सोसाइटी में। तो जाति पंचायत को भी हम देख लेते हैं। तो जाति पंचायत के बारे में पहला पॉइंट लिख के आना कि हर एक कास्ट या फिर जाति ऑफ द विलेज के लिए खुद की जाति पंचायत होती थी जो उनके सारे डिसीजन मेकिंग किया करती थी। इनके पास सोसाइटी में बहुत सारी पावर्स भी थी। एग्जांपल लिखना, राजस्थान में जाति पंचायत जो थी वो पूरे सिविल डिस्प्यूट्स को मैनेज करती थी। क्रिमिनल डिस्प्यूट्स में उनका राइट नहीं है, लेकिन सिविल डिस्प्यूट्स को खुद से ही मैनेज कर लेते थे। चाचा काका की लड़ाई हो गई, कंटेस्टेड क्लेम्स ऑन लैंड, चाचा बोल रहे हैं हमारा है, काका बोल रहे हैं हमारा है, पापा बोल रहे हैं हमारा है, तो क्या करना है उसके डिसीजन मेकिंग ये लोग खुद से करते थे। कैसे करते थे? ये समझौता कराने की कोशिश करते थे कि भाई आप बोलो टैक्स चाहिए हमको, ये बोल रहे हैं हम उतना सारा नहीं देंगे, तो थोड़ा मीडिएट कराने की कोशिश करते थे, आप थोड़ा कम कर लो, आप थोड़ा ज्यादा कर लो। तो लिख देना कि यूजुअली मीडिएट कराने की कोशिश करते थे। केस टू केस इनकी डिसीजन मेकिंग डिपेंड करती थी। तो ये 2-3 जो पॉइंट है, सिविल जस्टिस में काम करते थे, लिख के आना। कास्ट ग्रुप्स के लिए डिसीजन मेकिंग करते थे, डिटरमिन करते थे रिचुअल प्रेसिडेंस किसको मिलेगी, ऐसे फंक्शंस परफॉर्म किया करते थे। चलो भाई फाइनली जमींदार वाला टॉपिक देख लेते हैं। एक लाइन रट्टा मार लो, अगर आपने मुगल इंडिया को पढ़ा और जमींदार को नहीं समझा मतलब मुगल इंडिया को नहीं समझा, ये लिख के आ सकते हो इंट्रोडक्टरी लाइन में। एंड इनके क्वेश्चन आएंगे इनडायरेक्ट तरीके से आ सकते हैं कि एक कम्युनिटी है, क्लास ऑफ पीपल है मुगल इंडिया के जो खुद से तो नहीं उगाते थे, खेती बाड़ी खुद से नहीं करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर में बहुत इन्फ्लुएंस रखते थे, उनको एक्सप्लेन करो। या फिर डायरेक्टली जमींदार का रोल, स्टेटस, जमींदार के बारे में फीचर्स बताओ। तो जमींदार का जब क्वेश्चन आएगा, बहुत बार है, पॉज करके पढ़ सकते हो क्योंकि जमींदार वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इनका हम पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे। अब जो टर्म्स है वो मैं मार्क कर रहा हूं। जमींदार कौन है? लैंडेड प्रॉपराइटर्स, मतलब ओनर्स ऑफ द लैंड है। इनके पास सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस हैं प्लस इनका स्टेटस सोसाइटी
सोसाइटी में सुपीरियर है। अब क्यों है इनके पास ये एलिवेटेड पोजीशन, क्यों है प्रिविलेजेस? पहला चीज तो ये है कि इनके पास इतना सारा पैसा है, एक चीज है इनकी कास्ट हाई है, एक और चीज है कि स्टेट के लिए खिदमत परफॉर्म करते हैं, मतलब स्टेट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड हेंस इन लोगों का स्टेटस अपलिफ्टेड है। और भी रीजंस हैं। अब याद रखना, इनका जो लैंड होता है उसको मिल्कियत बुलाते हैं, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए ये टर्म है। मीनिंग क्या है मिल्कियत का? प्रॉपर्टी। मिल्कियत जो इनका था, इनके पर्सनल यूज के लिए काम ये करते थे, एंड लेबर को, सर्वाइल लेबर को या फिर हायर्ड लेबर को वहां पे खेती करवाते थे। अपने लैंड को बेच सकते थे, बिक्वीट कर सकते थे, मॉर्टगेज कर सकते थे। अब मॉर्टगेज आप समझते हैं, अगर आपने बिजनेस खेला है तो गिरवी रखना। बिक्वीट मतलब क्या होता है? बिक्वीट मतलब कि मैं किसी को दे सकता हूं, मैं अपने वो डिसाइड कर सकता हूं कि मेरे बाद इसके पास मेरा लैंड जाएगा। तो ये आप क्लियर हो गए। जमींदार का मैंने बोला ना, जमींदार के पास और भी रीजन है इनकी पावर के। इनकी कास्ट हाई है, इनके पास लैंड बहुत सारा है, एंड खिदमत में क्या परफॉर्म कर रहे हैं? स्टेट की तरफ से रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर रहे हैं। एंड एक और रीजन है, इनके पास बहुत सारी मिलिट्री रिसोर्सेस हुआ करती थी। इनके पास खुद के फोर्ट्रेसेस होते थे, आर्म्ड कंटिजेंट होता था जिसमें कैवेलरी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री सब होता था, एंड हेंस इनके पास पावर थी। मुगल कंट्री साइड में जो एपेक्स है, जो टॉप है, वो कौन था? हमारी सोसाइटी के जमींदार थे। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपांशन ऑफ जमींदारी पावर कैसे होता था, जमींदारी को एक्सपांड कैसे करते थे? एक दो पॉइंट है, याद रख लो। एक है कॉन्क्वेस्ट, अटैक कर दिया, डिस्पोजेस कर दिया लोगों को, लेकिन लिख देना कि स्टेट शायद इसको अलाउ नहीं करता होगा अनलेस परमिशन मिली हुई है। डिस्पोजिशन ऑफ पीपल को स्टेट अलाउ नहीं करता था, ये वही वाला पूरा पॉइंट है। अगला, कुछ स्लो प्रोसेसेस हमें देखने को मिलते हैं जमींदारी कंसोलिडेशन के लिए। मतलब क्या? आपने न्यू लैंड को कॉलोनाइज कर लिया, आपने राइट्स ऑफ ट्रांसफर करवा लिया, किसी और का लैंड था अब वो आपके नाम पे हो गया है, स्टेट ऑर्डर से आपको कोई लैंड मिल गया है, या फिर आपने लैंड को खरीद लिया है। और लिख के आ जाना कि ये जो स्लो प्रोसेसेस थे, इनका यूज करके बहुत सारे मिडिल और लोअर रैंक के लोग थे वो अब जमींदारी पावर में आ रहे थे। जमींदार जो थे, उनका जो इतना एक्सटेंसिव जो उनका प्रोडक्शन होता था, वो अपने मार्केट्स में ले जाके उसको बेचते थे। तो अपने हाट, अपने मार्केट में इनका प्रोड्यूस भी बिकता था, और बाकी ऑर्डिनरी जो हमारे लोग हैं वो भी लेके आके बेचते थे। अब एक आंसर बनाना बचा था और लाइट गोल हो गई, तो अब बाद में आया हूं मैं एक आंसर बनाने के लिए। चलो, ऑल्दो अब क्वेश्चन पूछेगा कि जमींदार का सीन ये है ना कि जमींदार एक्सप्लॉयटेटिव तो थे, हमें ये पता है, बट स्टिल उनको पेजेंट्री का सपोर्ट मिलता था। अब ये घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से कैसे भी पूछ सकता है। घुमा फिरा के आएगा तो ऐसे आएगा, अगर सिंपल वर्ड्स में आएगा तो आएगा कि बताओ जमींदार और पेजेंट्स के बीच में क्या रिलेशन था इस टाइम पीरियड में, एक्सप्लेन करो। तो जमींदार पेजेंट रिलेशनशिप में ये एग्जैक्ट पॉइंट बना के आना। पहला ही पॉइंट बना सकते हो कि भाई जमींदार जो थे वो एक्सप्लॉयटेटिव तो थे, लेकिन पेजेंट्री का इनके साथ जो रिलेशन था वहां पे हमें फादर फिगर की तरह भी ये देखने को मिलते हैं। हमें रेसिप्रोकेटी देखने को मिलती है, पैटर्नलिज्म और पैट्रोनेज देखने को मिलता है इन लोगों के बीच में। फटाक से एक्सप्लेन कर देता हूं। रेसिप्रोकेटी मतलब एक्सचेंज म्यूचुअल है, पैटर्नलिज्म मतलब थोड़ा सा फादर फिगर टाइप से, पैट्रोनेज मतलब जमींदार पैट्रॉन भी कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट वगैरह भी कर रहे हैं इन पेजेंट्स को। तो ये तीन टर्म मेंशन करके आओगे। तो लिख के आना कि हमें कैसे पता चलता है। हमें पता चलता है पहले तो भक्ति सेंट्स के एक्शंस के थ्रू। भक्ति सेंट्स जो थे ना सोसाइटी के, वो हर नेगेटिव चीज के अगेंस्ट अपनी आवाज उठा देते थे, लेकिन उन लोगों ने जमींदार के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, वहां पे आपको हमारे प्रीमियम नोट्स और हमारे पीडीएफ के लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, तो वो भी आप ले सकते हैं हमारे। चलो, अपन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाई, ऑपरेशन के अगेंस्ट आवाज उठाई, लेकिन जमींदार को एक्सप्लॉयटेटिव नहीं बताया, बल्कि जमींदार को कई बार सपोर्ट किया। यूजुअली जो भक्ति सेंट्स के एक्शंस होते थे वो स्टेट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट होते थे। उनका जो आयर, रैथ, एंगर, सारे का मीनिंग एक होता है। जो टर्म याद है वो लिख सकते हो, अलग अलग जगहों पे यूज करो, तो एक बार आयर लिख दिया, एक बार रैथ लिख दिया, एक बार एंगर लिख दिया, तो ऐसे यूज कर सकते हो टर्म्स को। तो उनका जो आयर होता था वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स के, स्टेट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट होता था। अक्सर जो पेजेंट्स होते थे, अभी अगला पॉइंट है कि जब अपराइजिंग्स वगैरह सोसाइटी में होती थी तो उसमें जो पेजेंट्स होते थे वो जमींदार को सपोर्ट करते थे अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द ऑफिसर्स। तो
जमींदार्स को अगेन हमें उन भक्ति सेंट्स ने भी इनको एकदम अपोज नहीं किया, पेजेंट्स भी इनको कई जगहों पे सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक्सप्लॉइट तो करते थे पेजेंट को, लेकिन स्टिल एक म्यूचुअल रिलेशन इनके बीच में भी था। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अब मैं ज़्यादा बड़ा एग्जिट शूट नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही थक गया हूँ मैं। चलो बाय बाय। पता कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 11:35 हो रहा है। चलो बाय। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।